हाय फेप्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो था ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। विंग उसको वहाँ लेके आया था अपने साथ। वैन किंग उसको थोड़ा बहुत एग्जामिन करती है तो वो समझ चुकी थी कि उसके इशूज़ जो हैं वो उसके मेंटल रिलेटेड हैं। तो वो अब लैन सिचेन, लैन चिरेन और विंग तीनों से ही बोलती हैं कि उसे अगर न्यू रिपोर्ट्स वो निकालने के लिए जाएगी तो उसे कम से कम 24 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर इससे पहले वो उसकी पुरानी रिपोर्ट्स को ढूंढ लेते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी प्रोसेस की जा सकती हैं। और ये चीज़ें जैसे ही विंग सुनता है तो वो डायरेक्टली उस कैबिन से बाहर जाके विंग वांगजी के घर जाके वहाँ से रिपोर्ट्स लेके आ चुका था, और वो उस रिपोर्ट्स को वैनकिंग को दे चुका था। वैनकिंग भी उन रिपोर्ट्स को पढ़ते जा रही थी और उसके फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे थे। अब लगभग 15 मिनट के बाद वैनकिंग उस पूरे रिपोर्ट को देख चुकी थी, अच्छे से उन चीज़ों को समझ चुकी थी, और वो उस रिपोर्ट को नीचे रखते हुए अब उन तीनों की तरफ ही देखती है। विंग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था ये जानने के लिए कि वांग जी की रिपोर्ट्स में आखिर क्या है, और वो डायरेक्टली वैन किंग से क्वेश्चन करता है कि आखिर इन रिपोर्ट्स में क्या है। वैन किंग भी एक डीप ब्रीथ लेती है और बोलना स्टार्ट करती है। वो बोलती है, जो चीज़ मैं आइडिया लगा रही थी लगभग वही है। उसकी जो एक कंडीशन है वो उसके मेंटल रिलेटेड है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम उसके माइंड में है, उसके ब्रेन में है। और सच बताऊं तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये साफ पता लगाया जा सकता है कि पिछले 3 सालों से वांग जी अपने हैवी हेडेक से सफ़र कर रहा था, यानी कि पिछले 3 सालों से वो बहुत ज़्यादा अपने हेडेक से परेशान था। लेकिन उसने लगभग 6 महीने पहले अपना टेस्ट किया हुआ है, और इस टेस्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके पास सिर्फ 8 महीने हैं, यानी कि इसके पास सिर्फ 8 महीने हैं कि ये अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकता है। उसके बाद ये जिएगा या नहीं, ये सिर्फ डिपेंड करता है ऑपरेशन में। ऑपरेशन वर्ड सुनते ही वहाँ पे बैठे 3 के 3 लोग, यानी कि विंग, लैन सिचेन और लैन चिरेन, तीनों की ही आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो एकदम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वांग जी के साथ एक्चुअल में चल क्या रहा था। तो सिचेन अब वैन किंग से पूछता है, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर, और कैसा ऑपरेशन, ये कैसा ऑपरेशन होने वाला है। इसके बाद वैन किंग बोलना स्टार्ट करती है। वो एक एक करके चीज़ें उन्हें समझाना स्टार्ट करती हैं। वो बोलती हैं एक्चुअल में वो अपने ब्रेन के कंट्रोल में है, पूरी तरीके से वो अपने ब्रेन के कंट्रोल में है, यानी कि उसका माइंड उसे जो कुछ भी करने को बोल रहा था वो बस किए जा रहा था, और अगर वो नहीं करता तो वो बुरी तरीके से पेन में आता। लेकिन इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 3.5 साल पहले से वो अपने माइंड को अवॉइड कर रहा है, उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा है, यानी कि वो ये करने की कोशिश कर रहा है जो उसका दिल कर रहा है। इसकी वजह से उसके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और उसके दिमाग में जितनी भी नसें हैं ना वो फूलने लगी हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगी है। इस सिचुएशन में ऑपरेशन तो किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन का सक्सेस रेट ओनली 50% रहता है, यानी कि इस ऑपरेशन में सरवाइव करने वाले जो पर्सन है वो सिर्फ 50% हैं। लेकिन वो 50% में से भी 75% लोग ऐसा ही होते हैं जो कि इस ऑपरेशन के बाद डिफेक्टेड होते हैं, यानी कि या फिर वो अपने मेंटल इश्यूज से गुजरते हैं या फिर वो अपनी यादाश्त खो बैठते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या होगा अगर लान वांग जी अंडर ऑपरेशन सरवाइव कर जाता है। अगर वो पूरी की पूरी ऑपरेशन में गिव अप नहीं करता तो उसके 100% चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन के बाद भी सरवाइव करेगा। लेकिन अगर वो अंडर ऑपरेशन उसे कुछ भी होता है, अगर एक उसका बीपी भी फ्लक्चुएट होता है, तो हम में से किसी में भी इतना टैलेंट नहीं है कि उसे बचा पाएगा, यानी कि उसका मरना वहाँ पर तय है। ऑपरेशन के दौरान हार्ट रेट की तो दूर की बात रही, अगर उसका बीपी भी अनस्टेबल होता है, फ्लक्चुएट होता है, यानी कि उसके बीपी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यानी कि बीपी गिर जाता है या बढ़ जाता है ना, उसे ही बीपी फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो वैन किंग उन्हें समझा रही थी कि अगर एक सिंगल चीज़, यानी कि सिर्फ बीपी भी उसका फ्लक्चुएट होता है तो उसके हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहेगा। वो कोई भी कोशिश कर ले वो लान वांग जी को नहीं बचा पाएगी। और अगर उसने ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया,
तो लान वांगजी धीरे धीरे माइंड डेड होने लगेगा और माइंड डेड पर्सन को दोबारा से जिंदा कर पाना इम्पॉसिबल है। आज तक ऐसा कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी साइंस नहीं बनी है जो एक माइंड डेड पर्सन को दोबारा ज़िंदा कर सकें। अब ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग क्या डिसीज़न लेंगे, क्योंकि इस वक्त उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ऑपरेशन। और लेकिन मैं ऑपरेशन की भी पूरी गारंटी नहीं दे सकती। अगर वांग जी ने गिव अप नहीं किया तो वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो बिना किसी डिफेक्ट के होगा, यानी कि या फिर वो अपनी मेमोरी लॉस कर सकता है या फिर वो मेंटली सोच से लाइफ टाइम जिएगा। हो सकता है कि वो एकदम नॉर्मल भी हो, लेकिन 75% चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऑपरेशन करवाइए, क्योंकि इस हालत में उसका जीना फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। बट हो सकता है कि लान वांग जी की जीने की जो विल पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो जी जाए। मैं नहीं जानती इस वक्त कि एक्चुअल में क्या होगा, लेकिन मेरे पास फिर भी आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को रिकमेंडेट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप लोगों को ऑपरेशन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग क्या डिसीज़न लेते हैं। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उठने लगी थी, तो तभी विंग बोलता है, तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो उसका ऑपरेशन करने के लिए। तुम्हें पूरी की पूरी छूट दी जा रही है, तुम आसानी से तुम जैसे चाहो उसका ऑपरेशन कर सकती हो। और अगर उसको अंडर ऑपरेशन कुछ होता भी है तो हम में से कोई भी तुम्हें कुछ भी ब्लेम नहीं करेगा। वैन किंग विंग को रिप्लाई करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल में तुम उसके लीगल गार्जियन नहीं हो, इसलिए ये डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ मिस्टर लैन सिचेन या मिस्टर लैन चिरेन को ही है। वो ही ये बता सकते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। विंग उन दोनों की तरफ देख रहा था जैसे कि वो उन दोनों से कहना चाहता हो कि प्लीज़ अपनी परमिशन दीजिए, और इसके अलावा हमारे पास कोई और चांसेस नहीं है। उसको तड़पता हुआ देखने से अच्छा है कि हम एक कोशिश करें। अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो भी हमारे मन में एक मलाल नहीं रहेगा कि हमने कोई कोशिश नहीं की। इसी के साथ लैन सिचेन और लैन चिरेन भी समझ चुके थे, तो वो भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से पूरी तरीके से तैयार करने के बाद इस बात से एग्री हो जाते हैं कि लैन वांग जी का उस हॉस्पिटल में और उस डॉक्टर यानी कि वैन किंग के द्वारा ही वहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। वैन किंग जैसे ही ये सुनती है वो अपनी चेयर पे बैठती है और उन तीनों को ही अब एक एक करके समझाने लगती है कि वो कैसे ऑपरेशन करेगी, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि गलत हो सकती हैं। उसे उन तीनों को ही वो एक्सप्लेन करने में लगती है कि कैसे वो उसके माइंड में जो स्वेलिंग बढ़ी हुई है, मतलब उसके पल्स में स्वेलिंग बढ़ी हुई है, उसको कैसे घटाएगी और कैसे वो उसको एकदम स्टेबल करेगी, एकदम मैनेज करेगी। अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता है या अंडर ऑपरेशन उसे कुछ हो भी जाता है तो आप में से कोई भी मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही इसके कंसिक्वेंस समझा देती हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक पेपर पढ़ती है, पूरा का पूरा उसने मतलब जितने भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी उस ऑपरेशन को करने के लिए, वो उसको सारा पढ़ती हैं और फिर उस पेपर को उन तीनों के आगे रख देती हैं और मेनली लैन सिचेन और लैन चिरेन के आगे रख देती हैं ताकि वो लोग उसमें सिग्नेचर कर सकें। लैन सिचेन और लैन चिरेन भी उसके सारे टर्म्स और एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद उसमें अपना सिग्नेचर कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे एंड से तुम्हें पूरी की पूरी छूट है, तुम जैसे चाहो वैसे ऑपरेशन कर सकती हो। इसी के साथ वैन किंग उस पेपर को लेती है और डिपार्टमेंट में जाके उसको सबमिट कर देती है, क्योंकि ये एक रूल था उस हॉस्पिटल का कि किसी भी ऑपरेशन से पहले अगर उस ऑपरेशन में रिस्क है और उस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझाने के बाद अगर पेशेंट के गार्जियन अलाउ करते हैं तो उस पेपर पे साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि वो किसी भी तरीका केस डॉक्टर के ऊपर ना कर सके, कोई भी ब्लेम डॉक्टर के ऊपर ना कर सके और डॉक्टर को कोई भी कंसिक्वेंस ना झेलने पड़े इन फ्यूचर के लिए। इसी के साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि लगभग 4 घंटे उसे लगेंगे इस ऑपरेशन के प्रिपरेशंस में और 4 घंटे के बाद ही वो ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। वैन किंग चाइना की सबसे बेस्ट डॉक्टर थी, इसलिए लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों को ही
पूरा विश्वास था कि वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं और पूरी कोशिश करेगी अपनी कि वो लान वांगजी को बचा सके। और कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं क्यों ये विश्वास भी था कि वैनकिंग ऐसा कर भी सकती है, वो ज़रूर लान वांगजी को बचा लेगी। और विंग की बात रही तो विंग ने तो पूरा का पूरा अपना ट्रस्ट जो था ना वो वैनकिंग को दे दिया था, यानी कि उसे 1% भी डाउट नहीं था कि वो लान वांगजी को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वो पहले ही उसे बचा चुकी थी। एक बार मौत के मुंह से उसे वापस लेके आ चुकी थी। जब उसकी बेटी मौत के मुंह में थी तब उसे बचाने वाली भी कहीं ना कहीं वैनकिंग ही थी। और आज भी अगर लान वांगजी इस कंडीशन में है तो वो कहीं ना कहीं पूरी जद्दोजहद करके उसे बचा ही लेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। विंग को पूरा भरोसा था कि वैनकिंग उसे बचा लेगी। जब वो मुझे और मेरी बच्ची को एक साथ बचा सकती है, जबकि हमारे बचने के तो सिर्फ 1% चांस थे, तो लान वांगजी के पास तो पूरे के पूरे 50% चांस हैं। इसलिए विंग को पूरा भरोसा था इस बात पे कि वैनकिंग सब कुछ हैंडल कर लेगी। और वो कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि वो अब अपने लान वांगजी को नहीं खोने वाला है, किसी भी हालत में नहीं। और वो एक इस भरोसे के साथ भी वहाँ पे था जैसे मानो उसे पूरा का पूरा इस बात पे ट्रस्ट हो कि नहीं, लान वांगजी का जो ऑपरेशन है ना वो 100% सक्सेस होगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा ऑपरेशन के बाद भी, और वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा जैसा कि वो एक हफ्ते पहले था। लगभग 3 घंटे निकल चुके थे और लान वांगजी की ऑपरेशन की प्रिपरेशंस भी ऑलमोस्ट डन होने वाली थी। वैनकिंग भी पूरी तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि वो भी अपना पूरा 100% देना चाहती थी। विंग इस वक्त लान वांगजी के बगल में बैठा हुआ था और वो बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था, कुछ वर्ड ही वो बोले जा रहा था, जस्ट लाइक यू नो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें मेरे लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना है, तुम्हें पूरी की पूरी ताकत लगा देनी है इस ऑपरेशन के टाइम पे कि तुम जी सको। तुम चाहे ऑपरेशन के बाद मुझे भूल भी जाओ ना तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें याद दिलाऊं, लेकिन याद रखना तुम्हें बस गिव अप नहीं करना है। वो इन लाइनों को न जाने कितने बार रिपीट कर चुका था। वो बार बार बोले जा रहा था कि विजियान तुम्हें बहुत याद करती है, युवान तुम्हें बहुत याद करता है, वो दोनों ही तुम्हें डिस्परेटली देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ गिव अप मत करना। उसने एक सेंटेंस न जाने कितनी बार बोल दिया था। 1 घंटा पूरा कंप्लीट होने वाला था, कम से कम 100 से ज़्यादा बार उसने बोल चुका था कि प्लीज़ गिव अप मत करना। सामने वांगजी भले ही अनकॉन्शियस पड़ा हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विंग की कही हुई एक एक बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं और इस वक्त उसका दिमाग भी बोल रहा हो कि हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ना मुझे वही करना है। इस वक्त उसका दिल भी बोल रहा था कि बिल्कुल मैं वही करूँगा जो तुम बोल रहे हो, मैं 1 मिनट के लिए भी गिव अप नहीं करूँगा, 1 सेकंड के लिए भी गिव अप नहीं करूँगा, मैं पूरी जान लगा दूँगा खुद को ज़िंदा रखने के लिए, खुद को उस ऑपरेशन को झेलने में मुझे जितनी ताकत लगेगी मैं उतनी ताकत समेट के लेके आऊँगा और मैं गिव अप नहीं करूँगा। वो कहीं ना कहीं अपने माइंड और दिल दोनों में ही ये बातें बोल रहा था। भले वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहा था विंग के उस हाथ को जो कि इस वक्त उसके हाथ पे था और एक हाथ जो उसके फॉरहेड पे था, और उसके शब्द जो कि बार बार उसके मुंह से निकल रहे थे कि प्लीज़ गिव अप मत करना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं लान वांगजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही थी। मानो इस वक्त उसके हाथ में लगे हुए उस सिरिंज के द्वारा उसको जितने भी विटामिन्स और जितने भी मतलब एनर्जी की चीज़ें दी जा रही थी, एनर्जी उसको गेन करने के लिए जितनी भी चीज़ें उसको दी जा रही थी, उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी विंग की वो आवाज़ और उसकी वो शब्द और उसका वो टच। वो काफ़ी था वांगजी को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता। लगभग 1 घंटा निकल चुका था और वक्त आ चुका था अब वांगजी के ऑपरेशन का, और उसे ले जाने के लिए वार्ड बॉयज़, नर्स और वैनकिंग के साथ 2-3 और डॉक्टर थे, कुछ स्क्रब नर्स भी थी, कुछ असिस्टेंट नर्स भी थी। इसी के साथ वो उसको दूसरे स्ट्रेचर में शिफ्ट करते हैं और उसको ऑपरेशन रूम तक लेके जाते हैं। ऑपरेशन रूम के आगे तक विंग भी उसके साथ था, उसके आगे उसको जाना अलाउड नहीं था, तो वो ऑपरेशन के बाहर ही रुक गया था। और वो फिर से एक बार लास्टली
उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें गिव अप नहीं करना है। ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ में भी किस करता है और बोलता है, बस याद रखना कि बाहर तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली वेट कर रही है। तुम अकेले नहीं हो। तुम अगर गिव अप करते हो तो याद रखना तुम एक परिवार को तोड़ के जाओगे। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहोगे, तुम बिल्कुल भी वो गलती नहीं दोहराना चाहोगे, तुम पहले ही जिसे कर चुके हो। तो प्लीज़ मेरी बात मानना और गिव अप मत करना। ऐसा कहते हुए उसने उसके हाथ को छोड़ दिया। वो धीरे धीरे ऑपरेशन रूम के अंदर जा रहा था। उसके ऑपरेशन रूम के दरवाजे बंद हो रहे थे और लास्टली विंग वांग जी को देखता है और दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो चुका था। दरवाजे के बंद होते ही दरवाजे के ऊपर की रेड लाइट जल चुकी थी, यानी कि अब उसका जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक कोई भी ये नहीं बता सकता था कि अंदर क्या चल रहा है, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। और वो वेट करने लगे थे बाहर बैठ के, यानी कि लैन सिचेन, लैन चिरेन और विंग तीन के तीन इम्पेशेंटली बाहर से वेट कर रहे थे अब लान वांग जी के ऑपरेशन के लिए। अंदर 15 मिनट हो चुके थे उन्हें गए हुए और उसे एनेस्थीसिया दे दिया गया था और लगभग उसकी पूरी की पूरी बॉडी अब सुन पड़ चुकी थी, यानी कि वो रेडी था उसके ऑपरेशन के लिए। दूसरी तरफ विंग देखता है कि उधर सिर्फ लैन चिरेन है लेकिन लैन सिचेन नहीं है। विंग समझ नहीं पा रहा था इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। क्या इन लोगों को एहसास दिलाना चाहिए कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन को अकेला कैसे छोड़ दिया, कैसे उसे उसके बचपन में अकेला छोड़ दिया, उस वक्त अकेला छोड़ दिया जिस वक्त वो अपने टीनेज एज में एंटर कर रहा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि इस वक्त उसे इन लोगों को बातें सुनानी चाहिए या ये आश्वासन देना चाहिए, ये श्योरिटी देना चाहिए कि अंदर जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छी है और वो 100% देगी अपना, और 100% पूरा मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लान वांग जी को बाहर एकदम अच्छे से लेके आएगी। जैसे उसे लेके गई है वैसे ही उसको बाहर भी लेके आएगी। वो नहीं समझ पा रहा था कि इन दोनों में से वो कौन सा ऑप्शन चूज करे। विंग की नज़रें अब धीरे धीरे घूमने लगी थी और वो उसकी नज़रें अब लैन सिचेन को ढूंढने लगी थी। इस वक्त आखिर जिसका भाई अंदर ऑपरेशन रूम में हो वो कहाँ हो सकता है। ऐसा सोचते सोचते विंग अब अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते ही बढ़ते वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा रहा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके मन से बस आवाज़ आ रही थी कि शायद वो लैन सिचेन को ढूंढ रहा है। लगभग 15 मिनट ढूंढने के बाद वो अब लास्ट फ्लोर में आ चुका था। लास्ट फ्लोर में आने के बाद वो बाहर निकल चुका था हॉस्पिटल के। वो आसपास ढूंढने लगता है। 15 मिनट और निकल चुके थे। लगभग आधे घंटे से वो लैन सिचेन को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। हॉस्पिटल के ही बगल में एक पार्क था। वहाँ पे विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद जिसे वो ढूंढ रहा है वो वहाँ पे उसे मिल सकता है, इसलिए उसके कदम उस तरफ पड़ने लगे और लगभग 5 मिनट चलने के बाद वो वहाँ पे पहुँच चुका था और उसका आइडिया फिर से सही निकला। जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था वो उसी पार्क के कोने में अपने सर को नीचे किए हुए वो एक बेंच में बैठा हुआ था, एकदम अकेला, कोई नहीं था उसके आसपास और वो एकदम ऐसे कॉर्नर पे बैठा हुआ था जहाँ पे उसको कोई भी नोटिस ना कर सके। विंग धीरे धीरे से अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाता है, उसके पास जाके बैठता है और बोलता है, जेओजुन आप क्या सोच रहे हैं। सिचेन ने जैसे ही विंग की आवाज़ सुनी वो विंग की तरफ टर्न होता है और विंग अपने सामने इस नज़ारे को देखने के बाद और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। सिचेन का मुंह पूरा का पूरा लाल था, उसकी आंखें पूरी की पूरी तरीके से लाल थी, उसके गालों में न जाने कितनी धारें बही हुई थी उसके आंसुओं की। उसके आंख से सिर्फ एक धार नहीं निकल रही थी, ऐसा लग रहा था न जाने कितनी और ज़्यादा धारें उसकी आंखों से निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो 4-4, 5-5 आंसू एक साथ बहा रहा था। विंग अपने हाथ को उसके शोल्डर पर रखता है और उससे बोलता है, टेंशन मत लीजिए, लान वांग जी एक ऐसे डॉक्टर के हाथ में है जो कि चाइना की बेस्ट डॉक्टर है और मुझे पता है कि वो अपना 100% देगी और लान वांग जी को एकदम सेफली उस ऑपरेशन रूम से बाहर लेके आएगी। टेंशन मत लीजिए, आपका भाई एकदम ठीक होगा। ऐसा कहते ही विंग के शब्द भी अब रुक चुके थे। लैन सिचेन जो कि अभी तक
धीरे से रो रहा था। उसके मुंह से अब सिसकियाँ निकलने लगी थी और वो खुद को ब्लेम करने लगा था कि उसने बचपन से अपने भाई का ध्यान क्यों नहीं रखा। धीरे धीरे सिचेन अब सब कुछ विंग को बताने लगता है। वो शुरू करता है तब से जब उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। लगभग 8 साल का वांग जी तब था जब उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और सिचेन खुद 16 साल का था। सिचेन बताता है कि वांग जी कभी भी इतना इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं था। वो बचपन से काफ़ी अच्छा था, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुला मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स की डेथ होती है तो वो कुछ टाइम के लिए एकदम शांत हो चुका था। लेकिन उस वक्त सिचेन के लिए पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि जैसे ही उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होगी तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया जाएगा आउट ऑफ कंट्री। वो 15 साल का हो चुका था, उसकी 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और इससे आगे की पढ़ाई उसकी आउट ऑफ कंट्री होने वाली थी। और सेम प्लानिंग उन लोगों ने वांग जी के लिए भी की थी। लेकिन जैसे ही उन लोगों के पेरेंट्स की डेथ होती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी अब लैन चिरेन पे आ चुकी थी, यानी कि उनके अंकल पे आ चुकी थी। और जैसे ही उन लोगों के लिए प्लान किया गया था, लैन चिरेन ने भी वही किया और लैन सिचेन को अगले 1 महीने के अंदर ही आउट ऑफ कंट्री भेज दिया गया। दूसरी तरफ लैन वांग जी एकदम शांत हो चुका था। उसे नहीं पता था कि वो अब क्या करेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जिन लोगों से पास था वो उसका भाई था, उसके पेरेंट्स थे और कुछ 2-4 उसके दोस्त थे। लेकिन अब वो उन दोस्तों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। लैन चिरेन काफ़ी टेंस रहते थे इस बात के लिए कि कहीं वांग जी ऐसे ही ना रह जाए, कहीं उसको लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम ना आए कि वो कोई फ्रेंड बना ही ना पाए। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि लोगों को उसका दोस्त बनाने के लिए, लेकिन नान वांग जी अब धीरे धीरे इंट्रोवर्ट पर्सन होते जा रहा था। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो आसानी से किसी के साथ घुल मिल ना सके, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि कोई भी किसी के साथ भी आसानी से घुल मिल जाए, यानी कि रास्ते में चलने वाला भी इंसान भी अगर आपके सामने आए ना तो आप उससे भी आसानी से बात कर सको, ऐसे इंसान को बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। लगभग 5 साल ऐसे ही निकल चुके थे और वो 13 साल का हो चुका था। इन 5 साल में लैन चिरेन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लान वांग जी का ध्यान रखने की। अब वो बहुत ज़्यादा एजेड पर्सन थे उसके मुकाबले, तो वो उसका फ्रेंड कैसे बन सकते थे। और वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के थे, जिसकी वजह से वांग जी खुद भी अपने अंकल से ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन लगभग 5 साल के बाद जब तुम उसकी लाइफ में आए थे तो तुम उसके लाइफ में 5 साल के बाद आने वाले पहले ऐसे दोस्त थे जो उसने अपनी लाइफ में बनाया था। तुमने 2 हफ्ते के अंदर ही उसको अपना फ्रेंड बना लिया था। मैं जब चाइना वापस आया तो मैं लगभग 21 साल का था। वांग जी से 8 साल बड़े होने की वजह से मैं उसको नहीं समझ पाता था, यानी कि मैं उसकी एज में नहीं समझ पाया कि उससे इस वक्त किसकी ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत होगी। 8 साल का गैप बहुत ज़्यादा था हम लोगों के बीच में। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता था। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ये सोचिए कि शायद मेरा भाई अब वैसा नहीं रहा जैसा मैं उसे छोड़ के गया था। वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं है, अब वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। उसके पास फ्रेंड्स हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है। लगभग 2 साल ऐसे निकल चुके थे। काश हमारी लाइफ में वेंस नहीं आए होते तो सब कुछ बहुत अच्छा होता। वेंस ने अगर हमें वांग जी को जान से मारने की धमकी नहीं दी होती तो शायद हम लोग कभी भी वांग जी को ऐसे तो वहाँ पे नहीं भेजते। हाँ, हम लोगों ने प्लान किया था कि 1 हफ्ते के बाद उसको भेज देंगे, लेकिन 1 हफ्ते से पहले ही उसको भेजना पड़ा। 3-4 दिनों के अंदर ही उसको भेजना पड़ा, क्योंकि हम लोग जानते थे कि अगर वांग जी यहाँ पे ज़्यादा रहा तो उसकी जान को और भी ज़्यादा खतरा होगा। और उसकी धमकियों पे हमें तब से विश्वास होना शुरू हुआ जब उस रात वांग जी ने ड्रिंक की थी। हाँ, वो ड्रिंक तुम लेके ज़रूर आए थे, लेकिन उस ड्रिंक के अंदर एक्चुअल में अल्कोहल किसने डाली थी, किसने उन्हें वैसे ही पैक किया था और ये सब कुछ किसने प्लान किया था, ये हम लोग जानते थे। यानी कि वो सब कुछ वैन रोहान के बेटे वैन चाओ ने करवाया था। मैं नहीं जानता उसने ऐसा कब किया, कैसे किया, लेकिन ये सब कुछ हमें बाद में जाके पता चला कि ये सब कुछ उसी ने किया था। और हम तब ये सोच रहे थे कि हमने एक अच्छा डिसीजन लिया है वांग जी को यहाँ से दूर भेजने का, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वांग जी को यहाँ से भेजने का डिसीजन सबसे बुरा डिसीजन होगा। उसे यहाँ से अमेरिका भेज दिया गया, अमेरिका से सीक्रेटली उसको लंदन भेज दिया गया। कोई नहीं जानता था कि वो अमेरिका में नहीं है, बस हम दोनों ही जानते थे कि वो अमेरिका में नहीं है। उस वक्त वांग जी को यहाँ से भेजने का डिसीज़न ऐसा लग रहा था जैसे हम उसकी जान बचा रहे हैं, लेकिन देखो ना, वो डिसीज़न ही आज उसकी जान लेने के लिए तैयार है।
हम लोगों का वो डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन होगा, हम नहीं जानते थे। ऐसा कहते हुए लेन सिचेन अब अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बुरी तरीके से रोने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जो डिसीजन उसने अपने भाई के लिए लिया था कि उसकी जान बचा सके, उसकी लाइफ को वो सिक्योर कर सके, आज वही डिसीजन उसके भाई को जिंदगी और मौत के बीच में झुला रहा है। इसके अलावा अगर वो किसी और चीज़ को ब्लेम कर रहा था तो वो था अपने और अपने भाई के बीच के उस एज गैप को, जो कि बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो ये समझ ही नहीं पाया कि उसका भाई क्या महसूस करता होगा, उसे कैसा फील होता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। जिस एज में उसका भाई था उस एज से वो बहुत पहले गुजर चुका था, और उस वक्त उसके पास उसके मदर, फादर, उसका ब्रदर, उसके अंकल, हर कोई था, और वो नहीं समझ पाया कि उस वक्त उसका भाई क्या फील कर रहा होगा। तो गाइस चलिए आज के इस पार्ट को भी मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। एक्चुअल में आज कॉलेज से आने के बाद मेरे सर में बहुत गंदा वाला हेडेक होने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं आगे अब और भी ज़्यादा बोल पाऊँगी। लेकिन यार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं और लोगों के एफएफ का वेट करती हूँ वैसे ही आप लोग भी कर रहे होंगे, इसलिए मैंने जितनी भी ताकत थी वो लगा दी है। तो इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा, और बाय बाय।